उत्तराखंड करंट अफेयर में हमने उत्तराखंड की रैंकिंग और उत्तराखंड में जो स्थापित हुई हैं चीज़ें उनको हमने पढ़ लिया था। इसमें हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेतु। सेतु क्या है? उत्तराखंड योजना आयोग के स्थान पर सेतु का गठन किया गया है। तो सेतु के बारे में पढ़ते हैं। सेतु की जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो इसकी आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। उत्तराखंड में योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया है। योजना आयोग का गठन 2001 में किया गया था। अब सेतु का देख लेते हैं, इसकी संरचना क्या है। संरचना में इसके अध्यक्ष जो हैं मुख्यमंत्री है, पूछा जा सकता है। जो सेतु है, सेतु के अध्यक्ष है मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष जो है इसके हैं वो हैं एक नियोजन मंत्री को इसका उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके सदस्य जो हैं समस्त मंत्री जो हैं कैबिनेट मंत्री जो हैं समस्त मंत्री इसके जो हैं सदस्य हैं, और इसके जो सचिव हैं वो हैं नियोजन सदस्य सचिव। ढांचा जो है इसका वो त्रिस्तरीय होगा: नीतिगत निकाय, प्रशासनिक निकाय, विशेषज्ञ एवं तकनीकी निकाय। प्रकोष्ठ की बात करें तो इसमें 6 प्रकोष्ठ होंगे: संपत्ति मुद्रीकरण, भारत सरकार बजट, बजट योजना निर्माण, भारत सरकार संचार, व्यय वित्तीय, बाह्य वित्तीय सहायता। तो ये इसके प्रकोष्ठ होंगे। आगे देखते हैं इसका सीईओ और जो सलाहकार हैं वो बाहर से नियुक्त होंगे। जो राज्य से बाहर के व्यक्ति जो है इसके लिए सीईओ एवं सलाहकार नियुक्त होंगे। कार्य जो है केंद्र की योजना सुशासन नीति द्वारा डाटा सदुपयोग, बजट का बेहतर नियोजन, नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करवाना, वो ये सब कार्य सेतु के होंगे। तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है वो यही है कि योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया है? तो सेतु का। सेतु की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। पूछा जा सकता है जैसे इसमें टी का क्या मीनिंग है या ई का क्या मीनिंग है, इस प्रकार से इसमें पूछा जा सकता है। तो स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, तो ये योजना आयोग के स्थान पर ये आया है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्मारक जो नामित किए गए हैं। तो तुंगनाथ मंदिर को जो है हाल ही में 27 मार्च 2023 को तुंगनाथ मंदिर को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तुंगनाथ मंदिर जो है ये रुद्रप्रयाग में है। दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर है। 3680 मीटर पर जो है दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर शिव मंदिर है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये? रुद्रप्रयाग में है। पंच केदार जो हैं उनमें से एक है रुद्रप्रयाग में। भगवान शिव के हाथ की पूजा यहाँ पर होती है, और जो है तुंगनाथ मंदिर की शीतकाल की जो पूजा होती है वो मक्खू मठ में होती है। अगला है 2022 में सुनराकोट नोला अल्मोड़ा में है। इसको राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया था। 24 जुलाई 2022 को जो है इसको राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। इसमें जो है हम जो ये नोट्स बनाते हैं इसमें सारे फैक्ट ऐड करके बनाते हैं। अगर आप अन्य जगह देखोगे तो वहाँ पे जो है ये सारे फैक्ट आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे नोट्स में फैक्ट को फैक्ट से जोड़कर, जैसे राष्ट्रीय स्मारक महत्व है तो हमने जितने भी अभी तक करंट में 2-3 साल में पिछले राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए गए हैं तो उनको एक जगह लिखा हुआ है जिससे याद करने में आसानी होती है। तो इसलिए ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम 4 साल का करंट अफेयर पूरा कवर करा रहे हैं जो 5 वीडियो में कवर हो जाएगा। इसकी हम एक मैराथन क्लास भी बना देंगे लास्ट में। 11 धरोहर राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए गए थे भारत में, जिसमें 3 उत्तराखंड के भी थे। कोटली का विष्णु मंदिर जो पिथौरागढ़ के दिगांस गांव के पास है, इसका निर्माण कत्यूरी शासकों ने कराया था। वीरभद्र मंदिर जो है ऋषिकेश में है, और जगत ग्राम जो है देहरादून में है। ये 9 अगस्त 2019 को जो है ये राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए गए थे। आगे देखते हैं, समान नागरिक संहिता की बात करें तो इसके बारे में भी ये भी एक चर्चित मुद्दा है। इस टाइम उत्तराखंड और देश का चर्चित मुद्दा है। इसमें एक उत्तराखंड में कमेटी गठित की गई थी 27 मई 2022 को, जिसका 6 महीने कार्यकाल 2 बार बढ़ चुका है। उसके अध्यक्ष ज्योतिबोती रंजना देसाई, ये सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं। अनुच्छेद 44 जो है ये भी पूछा जाता है आर्टिकल की, एक समान नागरिक संहिता जो है कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 44 में ये है। और समान नागरिक संहिता जो है ये लागू करने वाला पहला राज्य गोवा था। उसके बाद उत्तराखंड अगर इसको लागू कर देता है तो दूसरा राज्य बन जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक जो है इसकी बात करते हैं। 18 जुलाई 2001 को 20% जो है राज्य सरकार ने महिला आरक्षण दिया था।
24 जुलाई 2006 को 20 से बढ़ाकर 30% जो है नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी उस समय उन्होंने किया। 10 जनवरी 2023 को 30% पर जो है अध्यादेश लाकर मोहर लग चुकी है। उत्तराखंड नकल विरोधी कानून जो है 11 फरवरी 2023 को लागू हुआ। उत्तराखंड ये कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। इसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना है। अगला कानून है हमारा धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022। 16 नवंबर को कैबिनेट में पेश हुआ। 22 दिसंबर 2022 को इसको मंजूरी मिली। इसमें 10 साल तक की सज़ा और 50,000 तक का जुर्माना है। 2018 में ये एक एक्ट आया था जिसमें 5 साल तक की जेल थी, लेकिन इसमें संशोधन करके अब इसको 10 साल की जेल कर दिया है। उत्तराखंड में जो है 2023 में बहुत सारी नीति आई हैं तो पूछी जा सकती हैं। पर्यटन नीति जो है 2030 तक ये प्रभावी रहेगी। पर्यटन नीति 2023 के नाम से आई है। इसमें सब्सिडी 25 से बढ़ाकर 50% कर दी है और शहरों को 3 श्रेणी में बांटा है। शहरों के हिसाब से जो है इसमें सब्सिडी दी जाएगी। अगर ए ग्रेड में है तो 25% सब्सिडी, बी में है तो 35%, सी में जो है वो 50% सब्सिडी दी जाएगी। सौर ऊर्जा नीति 2023 के नाम से आई है। इसमें दिसंबर 2027 तक 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा और इसमें 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अगली नीति है हमारी स्टार्टअप नीति 2023। आगामी 5 साल में 1000 स्टार्टअप जो है लगाए जाएंगे। ये उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति 2023 आई है। राज्यसभा सदस्य की बात करें तो 2022 में 4 जुलाई 2022 को प्रदीप टमटा जी के स्थान पर कल्पना सैनी जो है निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई हैं। तो वर्तमान में 3 उत्तराखंड की जो राज्यसभा सीट है वहाँ पे कल्पना सैनी, नरेश बंसल और अनिल बनूली जो है राज्यसभा सदस्य हैं। शिक्षा नीति की बात करें तो 29 जुलाई 2022 से लागू हुई है। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर यह लागू हुई है। प्राथमिक शिक्षा में 12 जुलाई 2022 को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, जबकि माध्यमिक में उच्च शिक्षा में 16 अक्टूबर 2022 को लागू हुई है। आयोजन कार्यक्रम की बात कर लेते हैं तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 13 साल बाद उत्तराखंड को मिला है। 2010 में इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, तो इसका आयोजन जो है देहरादून उत्तराखंड में होगा। इसकी मेज़बानी उत्तराखंड को मिली है इस बार। आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय मंथन ये भी देहरादून में होगा। नवंबर 2023 में इसका आयोजन होगा। आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय मंथन 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक। इसका विषय जो है वो है स्टैंडिंग क्लाइमेट एक्शन डिजास्टर रेजिलेंस, जो है इसका मुख्य विषय है। अभी हाल ही में श्री अन्न महोत्सव 2023 जो है इसका आयोजन हाथी बड़ कला देहरादून में हुआ है और इसके मुख्य अतिथि जो हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर जी थे। अन्न महोत्सव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन देहरादून में हुआ। स्वाद के साथ स्वास्थ्य पुस्तक का विमोचन भी यहाँ पे किया गया। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 नाम से दून विश्वविद्यालय में हुआ 14 मई 2023 को। एबिरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम जो है सीएम धामी ने परमार्थ निकेतन गंगा को स्वच्छ रखने के लिए शुरू किया है। बसोत्सव जो है 3 मार्च 2023 को देहरादून में इसका आयोजन हुआ। किसान हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे शुरू किया गया 1800 313 56 85। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम जो है ये 11 अप्रैल 2023 को चंपावत से शुरू हुआ। आओ हम सब योग करें कार्यक्रम अल्मोड़ा से इसकी शुरुआत हुई। बटर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो उत्तरकाशी में हुआ। कैनोइंग व कैनिंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप 14 से 17 सितंबर तक टिहरी में आयोजित होगी 2023 में। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत धामी जी द्वारा देहरादून में की गई। अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन काशीपुर में होगा। उत्तराखंड में जो है राष्ट्रीय खेल भी होने हैं। ये इनका आयोजन 2024 में होगा। कौन से नंबर के होंगे? 38वें नंबर के, जबकि 37वें नंबर के 2023 में गोवा में होंगे। आगे देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। इसका आयोजन दिसंबर 2023 में उत्तराखंड में होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार ने इसके लिए 27 नीतियाँ लागू की हैं। इसमें 2.5 लाख करोड़ का निवेश करने की बात कही गई है और इसका आयोजन दिसंबर 2023 में उत्तराखंड में होगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो उत्तराखंड से निर्यात को बढ़ावा देना है। ई निर्यात में इस बार उत्तराखंड का दूसरा स्थान है।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन इस बार उत्तराखंड में किया जाएगा। इसके तहत कुछ और भी पहल शुरू की गई हैं, जैसे सशक्त उत्तराखंड मिशन, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए GSDP जो है इसको दोगुना किया जाएगा अगले 5 वर्षों में। योजना आयोग के स्थान पर जो है सेतु का गठन किया गया है। उत्तराखंड निवेश बुनियादी ढांचा बोर्ड का गठन किया गया है निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड में इसका मुख्य उद्देश्य है निवेश को आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ावा देना। नई नीति जो है पर्यटन नीति 2023, MSME नीति 2023, स्टार्टअप नीति 2023, लॉजिस्टिक नीति 2023 जो है 2023 में लाई गई है सरकार के द्वारा। लीड्स नाम से लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस रैंकिंग में स्टेट अचीवर्स में शामिल किया गया है इस बार उत्तराखंड को। समिट से पहले निवेश बढ़ाने के लिए रोड शो होंगे। तो उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने के लिए जो है पूरे भारत में जगह जगह पर रोड शो किए जाएंगे, जिसके माध्यम से उत्तराखंड में निवेश बढ़ाया जाए। प्रदेश की पहली सेब नीति 2023 लागू की गई है। इसमें 60% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 40% किसानों की लागत होगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सेब नीति के तहत कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। तो 60% सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा और ऊंचाई के आधार पर इसको 3 श्रेणी में बांटा है। 0.2 से 20 हेक्टेयर तक के इसमें बगीचे लगाए जाएंगे। MSME नीति जो है 2023 की, पहाड़ों पर 50% छूट दी जाएगी, जो 50 लाख से 4 करोड़ तक की छूट होगी। इसमें महिला, SC ST दिव्यांग को 5% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस नीति में जो है 5% अतिरिक्त छूट दी जाएगी, किनको? महिला, SC ST और दिव्यांगों को। इसके तहत भी प्रदेश में 4 श्रेणी में इसको बांटा गया है। मैदान में 1.5 करोड़ तक की छूट दी जाएगी। अगला देख लेते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर जो है काशी विश्वनाथ महाकाल की तर्ज पर बनेगा। 84 कुटिया ऋषिकेश में जो है वो हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा। पर्यटन नीति 2023 जो है 2030 तक रहेगी। 25 से 50% तक सब्सिडी इसमें दी जाएगी। आगे देखते हैं उत्तराखंड बजट, भी थोड़ा रैंडम रिवीजन देख लेते हैं। राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 में इसका जिक्र है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है ये बजट होता है। 15 मार्च 2023 को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 77,403 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। ये बजट गैरसैंण में पेश किया गया था 2023-24 के नाम से, जबकि प्रथम बार गैरसैंण में जो बजट है वो 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेश किया था। और इसके अलावा जो है राज्य का प्रथम बजट जो है वो 3 मई 2001 को रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है एग्जाम में। अब बात करते हैं, जो केंद्र में बजट पेश हुआ वो सप्तऋषि के नाम से हुआ। तो उत्तराखंड में इसकी तर्ज पर सप्तकिरण के नाम से हुआ। इसमें सप्तकिरण कौन कौन सी है? मानव पूंजी निवेश, समग्र कल्याण, स्वास्थ्य सेवा सुलभता, पूंजीगत खर्च, सुलभ आवागमन, प्रौद्योगिकी पर जोर, इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी। तो ये 7 जो सप्तकिरण है इसके नाम पे सप्तऋषि की तर्ज पर जो है सप्तकिरण के नाम से ये बजट पेश हुआ। रुपया आता कहाँ से है? तो 14.98% केंद्रीय करों में राज्यांश है, मतलब उत्तराखंड का जो केंद्रीय कर हैं उनमें राज्य अंश है। 25.89% स्वयं का कर है। 27.07% जो है केंद्र से सहायता के रूप में अनुदान मिलता है। 25.21 लोक ऋण है। 6.17 करेत्तर राजस्व है। 0.78 लोक लेखा शुद्ध है और 0.10 ऋणों की अग्रिम वसूली है। रुपया जाता कहाँ है? तो वेतन भत्तों में 24.98%। तो इस प्रकार से आप इसको देख लें, यहाँ पे हमारा रुपया बजट का जाता है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर। पहली बार उत्तराखंड में बजट में प्रावधान किया गया है 0.5%। जेंडर बजट की बात करें तो जेंडर बजट क्या होता है कि महिलाओं के लिए अलग से जो है बजट का प्रावधान करना, जेंडर के आधार पर बजट कहलाता है। 13,920 करोड़ का बजट इस बार पेश किया गया है। उत्तराखंड में प्रथम बार जेंडर बजट 2007-8 में पेश हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है, जबकि भारत में 2005-6 में इसको पेश किया गया था। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो अर्थव्यवस्था का आकार जो है 2022-23 में 3.02 लाख करोड़ था, जबकि अनुमानित है, जबकि 2021-22 में 2,65,488 था। प्रति व्यक्ति आय जो अनुमानित है वो 2,33,000 है, जबकि 2021-22 में 2,05,840 थी। विकास दर की बात करें तो 7.09% है, जबकि 2021-22 में 7.05 थी। उत्तराखंड की बात करें तो जो अगर क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 12.36% है,
जबकि इसमें सर्वाधिक जनसंख्या जो है क्रियाशील है। द्वितीय क्षेत्र 46.21%, तृतीय क्षेत्र 41.43% है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक किसका योगदान है तो द्वितीय क्षेत्र का उत्तराखंड में सर्वाधिक योगदान है, जबकि अगर केंद्र में पूछा जाए पूरे भारत के रूप में देखा जाए तो तृतीय क्षेत्र का योगदान है। तो यहाँ पे अंतर है, उत्तराखंड में द्वितीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। राज्य में मसाले की बात करें तो प्रथम स्थान पर अदरक, दूसरे पर हल्दी, तीसरे पर लहसुन आता है। आगे बात करते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जितने भी पिछले 3-4 साल में इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुई हैं वो हमने सारी एक जगह लिखी हैं। अन्य जगह से ये नोट्स जो है इसलिए डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फैक्ट से फैक्ट मिलाकर लिखे हुए हैं, जिससे याद करने में आसानी होती है, लंबे समय तक याद रहता है। तो उस चीज़ को देखते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, निर्मल कुमार जोशी वन्यजीव पुरस्कार 2023। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इस समय वर्तमान में पुरस्कार जो है वो डॉक्टर धीरज पांडे को मिला है। ये निदेशक है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के। निर्मल कुमार जोशी कौन थे? तो ये भारत के पहले IFS थे, निर्मल कुमार जोशी। इनकी याद में ये पुरस्कार शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2023 की मेज़बानी इस बार उत्तराखंड ने की है। 29 जुलाई 2023 जो है बाघ दिवस होता है, उस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2023 की इस बार मेज़बानी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने की है। 29 जुलाई को बाघ गणना जो है उसके आंकड़े भी सामने आए हैं। तो देखते हैं, पहला स्थान जो है वो मध्य प्रदेश का है जहाँ पे 785 बाघ हैं। दूसरा स्थान कर्नाटक का है, जबकि तीसरा स्थान है उत्तराखंड का। 560 बाघ जो है उत्तराखंड में हैं, जबकि 2018 में जो है उत्तराखंड में 442 बाघ थे। पूरे ओवरऑल भारत की बात करें तो 2018 में 2967 बाघ थे, जबकि 2022 में 3167 बाघ हो गए हैं। 118 की वृद्धि हुई है उत्तराखंड में, पहले 442 थे 2018 में, जबकि 2022 में 560 हो गए। तो 118 बाघ जो हैं यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे भारत में सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व जो है वो कॉर्बेट है, जहाँ पर 260 बाघ पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट और आई थी, ये पुराना प्रश्न है लेकिन ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ गया है कि नेशनल पार्क का ऑनलाइन सर्वे 2021 में हुआ था, जो किसने किया था? ट्रिप एडवाइज़र के द्वारा ये सर्वे किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि विश्व में दूसरा स्थान कॉर्बेट नेशनल पार्क को मिला था। तो ये पूछा जाता है, रैंक पूछी थी इस बार कि नेशनल पार्क के ऑनलाइन सर्वे में कॉर्बेट का कौन सा स्थान था। तो कॉर्बेट का दूसरा स्थान था, पहले पे सेरेगेटी नेशनल पार्क था, जबकि तीसरे पे मसाई मारा नेशनल पार्क था। एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम में कि जानवरों के लिए देश का पहला क्वारंटीन सेंटर कहाँ पे खुला था? तो जिम कॉर्बेट पार्क में जो है देश का पहला क्वारंटीन सेंटर खुला था। यहाँ से एक प्रश्न और बनने की उम्मीद है कि 2019 में 12 अगस्त को मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम हुआ था। ये प्रोग्राम इस प्रकार हुआ था, यहाँ पे मोदी जी आए थे। मोदी जी ने जिम कॉर्बेट में जिस ट्रैक पर भ्रमण किया था उसे मोदी ट्रेल का नाम दिया गया। और यह प्रोग्राम जो है बेयर ग्रिल के साथ डिस्कवरी चैनल पर 180 देशों में प्रकाशित किया गया था। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस प्रोग्राम को, जो उनका भ्रमण था कॉर्बेट में उसको डिस्कवरी चैनल पर प्रकाशित किया गया था। और जिस ट्रैक पर वे भ्रमण किया था उन्होंने, उसे मोदी ट्रेल के नाम से जाना जाता है। महिला चालकों की सवारी कराने की अनुमति जो है देने वाला पहला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। प्रवेश के 2 रास्ते हैं यहाँ से, एक तो रामनगर में ढिकाला और एक और द्वार में पाखरोब है रघुवादा। ठीक है, इसका सामान्य परिचय देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये भी इम्पोर्टेंट है। 1936 में नैनीताल और पौड़ी में स्थित है ये। क्षेत्रफल इसका 520 वर्ग किलोमीटर है। 1973 में भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। 1973 में बाघ परियोजना शुरू हुई थी उस समय, तो पहला टाइगर रिजर्व भी कॉर्बेट पार्क है। 2013 में STPF का गठन हुआ इसमें। 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से ये स्थापित हुआ था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से ये जाना जाता है, जबकि 2021 में रामगंगा नेशनल पार्क दोबारा इसका नाम करने की चर्चा चल रही है। तो ये हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो गया। जितने भी इसके 3-4 साल में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे एक जगह इंक्लूड है, तो इसलिए आपको याद करने में इसमें आसानी होगी। अब G20 देख लेते हैं। G20 भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है इस बार, और उत्तराखंड के पर्पज़ से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि G20 की 3 बैठक जो है उत्तराखंड में हुई है। तो G20 के बारे में भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई, जिसमें 19 देश
और एक EU है, यूरोपियन यूनियन। G20 में इसकी देशों की ट्रिक याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में आगे आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जॉब नहीं करती तो G से जर्मनी, U से USA, R से रूस, U से UK। तो गुरु से जो है 4 जो अक्षर हैं उनसे ये देश बन गए। फिर आगे आता है J से जापान, I से इंडिया। अब आता है सीता, S से सऊदी अरब, I से इंडोनेशिया, T से तुर्की, A से ऑस्ट्रेलिया, AB अर्जेंटीना ब्राज़ील, SSC साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, FCI फ्रांस, चाइना, इटली और ME से जो है वो मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। तो आप इस ट्रिक को याद रखिए क्योंकि वीडियो के एग्जाम में भी एक प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा देश G20 के अंतर्गत नहीं आता। तो आपको ये ट्रिक याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। G20 के बारे में देखते हैं। 2/3 आबादी को ये कवर करता है, 75% व्यापार कवर करता है और GDP का 85% कवर करता है। ट्रोइका, एक G20 के अंदर ट्रोइका होता है जो एक अध्यक्षता को शो करता है, जो 3 सालों में जो अध्यक्ष होते हैं उनको शो करता है। जैसे 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और आने वाला जो साल है 2024 में ब्राज़ील। तो ये 3 सालों के जो अध्यक्ष हैं इनको हम ट्रोइका के अंतर्गत रखते हैं। इसका कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। भारत के पर्पज से देखते हैं। भारत इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक कर रहा है। इसकी थीम जो है वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। शेरपा जो है इसके पीयूष गोयल हैं, क्योंकि 2009 तक ये वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ करता था। उसके बाद इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो है राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी इसमें आमंत्रित किया जाने लगा। इसका लोगो जो देख लेते हैं G20 है और इसमें कमल बना हुआ है जिसमें केसरिया सफ़ेद और हरा रंग है। केसरिया सबसे ऊपर, बीच में सफ़ेद और नीचे सबसे हरा रंग है। कमल पृथ्वी को जोड़ता है, ये ऊपर पृथ्वी नीचे कमल, इस प्रकार इसको जोड़ता है। G20 की थीम है। सम्मेलन जो है इसका 9-10 सितंबर को जो मुख्य सम्मेलन होना है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा, 9 और 10 सितंबर 2023 को। उत्तराखंड में G20 की कौन कौन सी बैठक हुई वो देख लेते हैं। पहली बैठक रामनगर में हुई, राउंड टेबल कार्यक्रम था। इसमें 18 देशों के 51 मेहमान जो है इसमें आमंत्रित थे। 28 से 30 मार्च तक 2023 में ये बैठक हुई। इसमें 4 मुद्दों पर चर्चा हुई। बेहतर रोग नियंत्रण, वन हेल्थ में अवसर, वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच, विज्ञान और ज्ञान में विविधता, सतत कार्य उन्मुख नीति संवाद। तो ये 4 विषयों पर चर्चा हुई है। दूसरी बैठक जो है वो नरेंद्रनगर टिहरी में और तीसरी बैठक भी नरेंद्रनगर टिहरी में हुई है। दूसरी बैठक 25 से 27 मई 2023 तक हुई है, जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की थी। इसमें 20 सदस्य देश, 10 आमंत्रित देश और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहित कुल 90 मेहमान थे। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक थी, अजय भट्ट ने इसका उद्घाटन किया। तीसरी बैठक 26 से 28 जून तक नरेंद्रनगर टिहरी में आयोजित हुई। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक हुई है। तो ये 3 बैठक उत्तराखंड में हुई है। तो ये जो है हमारी आज तीसरी वीडियो थी। इसके बाद 2 वीडियो और आएंगी। 5 वीडियो में पूरे 4 साल का करंट अफेयर उत्तराखंड का कवर हो जाएगा और इसको लास्ट में हम इंक्लूड करके एक मैराथन वीडियो बना देंगे जो हमारी करंट तक अपडेट है। इसको हमने 2 सितंबर तक अपडेट किया हुआ है। इसको जैसे हम लास्ट में बनाएंगे तो बिल्कुल लास्ट तक इसको अपडेट कर देंगे। जो बंदी रख सके एग्ज़ाम और आने वाला जो अधिशासी अधिकारी का एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आरओ के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।